नमस्कार दोस्तों, आज हम करेंगे 2005 के प्रीलिम्स पेपर में पूछे गए पॉलिटी के पीवाईक्यूज को, शासन एवं राज व्यवस्था के सवालों को। लास्ट लेक्चर तक हम 2004 तक के पीवाईक्यूज कर चुके हैं, पॉलिटी के 1991 से 2004 तक के, और इसी तरह से हम 2025 तक के सारे पीवाईक्यूज को करेंगे। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो, क्योंकि यूपीपीसीएस का रास्ता पीवाईक्यूज से होकर जाता है। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहले क्वेश्चन में पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? अब इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहले ऑप्शन में कह रहा है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज प्रेसिडेंशियल, भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंशियल नहीं है। हम पार्लियामेंट्री शासन व्यवस्था को फॉलो करते हैं, संसदीय शासन व्यवस्था को फॉलो करते हैं। सेकंड स्टेटमेंट है, इंडिया इज अ नॉमिनल मोनार्की। अब नॉमिनल मोनार्की कहाँ पर होती है? जहाँ पर राजा होता है, जैसे ब्रिटेन में आज भी किंग है और वहाँ पर नॉमिनल मोनार्की है। लेकिन इंडिया में नॉमिनल मोनार्की नहीं है, इंडिया में प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं, रिपब्लिक है इंडिया। तो ये इंडिया में और ब्रिटेन में फ़र्क है, इंडिया एक रिपब्लिक है। तो ऑप्शन नंबर बी भी इनकरेक्ट हो गया। थर्ड ऑप्शन है, इंडिया इज एन एरिस्टोक्रेसी, भारत एक कुलीन तंत्र है। अब कुलीन तंत्र क्या होता है? कुलीन तंत्र का मतलब होता है कि कुछ लोग, जैसे 5 से 10 लोग बैठकर शासन करते हैं, तो उसे एरिस्टोक्रेसी कहते हैं। लेकिन भारत एक एरिस्टोक्रेसी भी नहीं है, ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो गया। फोर्थ ऑप्शन है, इंडिया इज अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, भारत एक संसदीय प्रजातंत्र है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, भारत एक संसदीय प्रजातंत्र है। अब इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसके एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है कि इंडिया हैज अडॉप्टेड द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। भारत ने ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली ली है। तो कभी कभी प्रीलिम्स में पूछ लेता है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट या संसदीय प्रणाली किस देश से इंस्पायर है भारतीय संविधान में? तो ब्रिटेन से इंस्पायर है। और जो प्रेसिडेंट होते हैं वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होते हैं, सिर्फ नाम मात्र के कार्यपालिका होती हैं। और जो रियल एग्जीक्यूटिव या वास्तविक कार्यपालिका कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, जिससे आप इसे या तो प्रिंट करा लीजिए या फिर एक फोल्डर बना लीजिए सिर्फ पॉलिटी के पीवाईक्यूज का, जिसमें 1991 से 2025 तक के सारे पॉलिटी के पीवाईक्यूज आपके पास हों, और इसे बार बार रिवीजन करिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। और ये जो एक्सप्लेनेशन है ये पीडीएफ डाउनलोड करके आप पढ़ लीजिएगा, आसान है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसमें पूछा है, इन अ प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, यहाँ पर सिस्टम भी लिखना है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ऑल एग्जीक्यूटिव पावर्स आर रेस्टेड इन। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां निहित किसमें होती हैं? अब पहली बात कि राष्ट्रपति कार्यपालिका जो है प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, उसका उदाहरण क्या है? उसका उदाहरण है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो राष्ट्रपति होता है उसमें सारी कार्यपालिका की शक्तियां निहित होती हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, प्रेसिडेंट। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसके एक्सप्लेनेशन में लिखा है कि इन ए प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑल एग्जीक्यूटिव पावर्स आर वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट, और एग्जाम्पल दिया है जैसा मैंने बताया। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस दिया गया है, और ये डिफरेंस एग्जाम के रेलेवेंस में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। पहला डिफरेंस क्या है कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है उसमें प्राइम मिनिस्टर रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं, लेकिन जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है उसमें प्रेसिडेंट रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं। उसके बाद पार्लियामेंट्री सिस्टम में एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, whereas in presidential system there is separation of power। और पार्लियामेंट्री सिस्टम या संसदीय शासन व्यवस्था का उदाहरण इंडिया है, वहीं जो राष्ट्रपति कार्य पद्धति है उसका उदाहरण क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। 2005 में जो प्रीलिम्स का पेपर था यूपीपीसीएस का, उसमें टोटल 11 सवाल पूछे गए थे पॉलिटी से। तो अभी हम थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में ये पूछा गया है कि विच प्रोविजंस ऑफ द फंडामेंटल राइट्स इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो मौलिक अधिकार आर्टिकल नंबर 12 से आर्टिकल नंबर 35 के बीच में है। तो उसी में शोषण से संबंधित अधिकार या राइट टू एक्सप्लॉयटेशन 2 आर्टिकल्स में आता है। एक आर्टिकल 23 है और एक आर्टिकल 24 है। ये मैंने लास्ट लेक्चर में या लास्ट के लास्ट लेक्चर में, या तो 2003 के पेपर में या 2004 के पेपर में सेम क्वेश्चन आया है। तो मैंने वहाँ पे डिटेल में काफ़ी एक्सप्लेन किया था कि आर्टिकल 23 3 चीज़ों से रिलेटेड है। एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग, एक फोर्स्ड लेबर और एक बेगार। और आर्टिकल 24 किससे रिलेटेड है? एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन से रिलेटेड है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 24। बहुत बार मैंने देखा है कि ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी में बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि आर्टिकल 23 है या आर्टिकल 24 है। एग्जाम हॉल में कंफ्यूजन हो जाता है। तो क्योंकि 23 में 3 वर्ड लिखा हुआ है, 3 का मतलब इसमें 3 चीज़ें हैं। एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग, एक फोर्स्ड लेबर और एक बेगार। और 24 चिल्ड्रन के एक्सप्लॉयटेशन से रिलेटेड है। तो इस तरह से आपको याद रखना है और यही चीज़ इसके एक्सप्लेनेशन में भी लिखी हुई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में ये पूछा है कि द वैकेंसी ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट मस्ट बी फिल्ड अप विद इन। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए। अब इसमें 4 ऑप्शन है 90 दिनों में, कि 6 माह में, कि 9 माह में, कि 1 वर्ष में। तो राष्ट्रपति का पद खाली हो सकता है। अब राष्ट्रपति का पद रिक्त कैसे हो सकता है? या तो राष्ट्रपति को इम्पीचमेंट मोशन द्वारा रिमूव कर दिया जाए, महाभियोग प्रस्ताव द्वारा। तो महाभियोग संविधान के कौन से अनुच्छेद में है वो कैसे याद रखना है? 61। अब 1 आई जैसा लग रहा है, तो आई से क्या याद रखना है? इम्पीचमेंट। तो महाभियोग किस में है? 61 में है। इस तरह से याद रखना है। राष्ट्रपति को रिमूव भी किया जा सकता है इम्पीचमेंट मोशन के द्वारा। राष्ट्रपति खुद भी रिजाइन कर सकते हैं और राष्ट्रपति की डेथ हो सकती है। तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि राष्ट्रपति के ऑफिस में वैकेंसी आ जाए या राष्ट्रपति का स्थान रिक्त हो जाए। तो उसे कितने दिनों में भरना चाहिए? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 6 मंथ। और ये किस में लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है आर्टिकल नंबर 62 में। तो ये नहीं याद रखना है कि ये चीज़ आर्टिकल नंबर 62 में लिखी हुई है। ये फैक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 6 मंथ याद रखना है। और जब तक राष्ट्रपति का पद फिर से निर्वाचन द्वारा भर नहीं लिया जाता, तब तक भारत के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, उपराष्ट्रपति, वो राष्ट्रपति के पद का कार्यभार संभालेंगे। और अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो फिर भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो राष्ट्रपति के पद का कार्यभार संभालेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था। ये क्वेश्चन भी रिपीट हो चुका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और यही चीज़ एक्सप्लेनेशन में लिखी हुई है। तो आप लोग इस PDF को डाउनलोड करके आराम से, बहुत तसल्ली से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना और फिर एक्सप्लेनेशन को देखना। नेक्स्ट लेवल आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। नेक्स्ट लेवल। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो फिर बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है। ये PYQ है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सुप्रीम कोर्ट हैज़ रिसेंटली हेल्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल इलीगल माइग्रेंट्स डिटर्मिनेंट्स एक्ट 1993 on the ground of violation of moral obligation of center under। हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने प्रवासी पंचाट निर्धारण अधिनियम 1983 को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र ने पावन कर्तव्य के उल्लंघन के आधार पर असंवैधानिक घोषित किया है? 4 आर्टिकल हैं, आर्टिकल 355, आर्टिकल 356, आर्टिकल 256 और आर्टिकल 257। तो ये चीज़ याद रखनी है
कि ये जो इलीगल माइग्रेंट डिटर्मिनेशन एक्ट था 1983, इसे सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 355 के अंतर्गत अवैध घोषित कर दिया। अब आर्टिकल 355 क्या होता है? आर्टिकल 355 में ये लिखा होता है कि ये सेंटर की ड्यूटी होगी कि अगर स्टेट पर, किसी भी स्टेट पर, भारत के किसी भी राज्य पर अगर एक्सटर्नल एग्रेशन हो या फिर इंटरनल डिस्टर्बेंस हो तो सेंटर को स्टेट्स को बचाना होगा। लेकिन क्योंकि इलीगल माइग्रेंट डिटर्मिनेशन एक्ट था या प्रवासी पंचाट निर्धारण अधिनियम, वो इसको वायलेट कर रहा था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 355 के आधार पर उसे अवैध घोषित कर दिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्टेट्स हैज इक्वल सीट्स ऑन लोकसभा। निम्नलिखित में से राज्यों के किस समूह को लोकसभा में समान सीटें प्राप्त हैं? अब इस सवाल को करने के लिए किस राज्य को लोकसभा में कितनी सीटें मिली हैं, ये फैक्चुअल डेटा है, लेकिन ये फैक्चुअल डेटा याद होना चाहिए क्योंकि पेपर में पूछा जाता है और बहुत धड़ल्ले से पूछा जाता है। तो इसमें जितने भी ऑप्शंस हैं इनकी आपको याद होनी चाहिए। चलिए देखते हैं क्या क्या है ऑप्शन में। पंजाब एंड असम। तो पंजाब में कितनी सीटें हैं? पंजाब में है 13 सीट्स। असम को लोकसभा में कितनी सीटें हैं? 14 सीट्स। सेकंड ऑप्शन है गुजरात एंड राजस्थान। तो गुजरात को कितनी सीट्स हैं? गुजरात को हैं 26। और राजस्थान को कितनी है? राजस्थान को है 25। फिर है मध्य प्रदेश एंड तमिलनाडु। तो मध्य प्रदेश को कितनी सीट्स हैं? 26। और तमिलनाडु को कितनी सीट्स हैं? 39। फिर है आंध्र प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। तो आंध्र प्रदेश को हैं 25 एंड वेस्ट बंगाल को कितनी है? पश्चिम बंगाल को हैं 42। तो ऐसी कोई भी युग में आप पेयर नहीं है जिसमें सीटें समान हो लोकसभा में। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब ये क्वेश्चन पूछा गया होगा तब आंध्र प्रदेश का बंटवारा नहीं हुआ था। तो आंध्र प्रदेश में आंध्र प्रदेश की सीटें भी थी और तेलंगाना की सीटें भी थी। तो तब आंध्र प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर रहा होगा। लेकिन आज के परिदृश्य में इस क्वेश्चन का कोई भी करेक्ट आंसर नहीं है। लेकिन किस स्टेट को लोकसभा में कितनी सीट्स हैं और जो भी इम्पोर्टेंट स्टेट्स हैं, बड़े बड़े स्टेट्स हैं, राजस्थान, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, असम, यूपी, कर्नाटक, इन सारे स्टेट्स की लोकसभा सीट्स हमें याद होनी चाहिए। इसके लिए क्या करना है कि एक कॉपी बना लेनी है A4 शीट वाली और उसमें ये इम्पोर्टेंट फैक्ट्स रखने हैं और एग्ज़ाम के पहले इन्हें रिवाइज करके ही जाना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 भी रिपीटेड क्वेश्चन है, हम पहले इसे कर चुके हैं। अगर आप ये लेक्चर पहली बार देख रहे हैं तो 1991 से जो प्लेलिस्ट में सीरीज़ पड़ी हुई है इसी चैनल पर, उन्हें जाके देखिए। फिर आप महसूस करेंगे कि क्वेश्चंस कितनी जल्दी जल्दी रिपीट हो रहे हैं और रिपीटेड क्वेश्चन से ही जो पॉलिटी का पेपर है वो 80% या 75% पेपर सिर्फ रिपीटेड PYQ से ही आता है। कोई बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होती शासन एवं राजव्यवस्था के सवालों में UP PCS में। 7वां क्वेश्चन है द फर्स्ट स्पीकर अगेंस्ट हुम अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वॉज मूव्ड इन लोकसभा। प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, और 4 ऑप्शन है BR जाखड़, GB मावलंकर, हुकुम सिंह एंड KS हेगड़े। जब ये सवाल मैंने पहली बार पढ़ाया था तो मैंने याद करने की ट्रिक भी बताई थी कि पहले स्पीकर जो थे उन्हीं के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। तो पहले स्पीकर कौन थे? पहले स्पीकर थे GB मावलंकर, इसीलिए GB मावलंकर के खिलाफ ही पहला अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 कि हु अमंग द फॉलोइंग प्रेजाइड्स ओवर द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन में
सभापतित्व करता है? 4 ऑप्शन है, चेयरमैन राज्यसभा, स्पीकर, प्राइम मिनिस्टर एंड प्रोटेम स्पीकर। तो जो संयुक्त अधिवेशन है, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, उसे प्रिजाइड कौन करता है? उसे प्रिजाइड करते हैं स्पीकर ऑफ द लोकसभा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे पहली बात की ज्वाइंट सिटिंग कौन से आर्टिकल में दी गई है? आर्टिकल 108 में दी गई है, और इस चीज़ को हमें याद रखना है। आर्टिकल 108 वेरी इंपॉर्टेंट। मैं सारे आर्टिकल्स को नहीं कहता हूँ याद करने के लिए, लेकिन 108 को कह रहा हूँ क्योंकि इसकी रेलिवेंस बहुत ज़्यादा है एग्ज़ाम के रिस्पेक्ट में। तो ऑर्डर ऑफ प्रिजाइडिंग ऑफिसर है कि स्पीकर प्रिजाइड करेंगे, लेकिन अगर स्पीकर अवेलेबल नहीं है तो डिप्टी स्पीकर प्रिजाइड करेंगे लोकसभा के ही, और अगर डिप्टी स्पीकर भी नहीं है तो राज्यसभा के जो डिप्टी चेयरमैन है, उपसभापति, वो प्रिजाइड करेंगे, वो सभापति का काम करेंगे। और ज्वाइंट सिटिंग जो संयुक्त अधिवेशन है वो होता कब कब है? तो वो सिर्फ एक परिस्थिति में होता है जब ऑर्डिनरी बिल्स होते हैं। अगर मनी बिल्स हैं या धन विधेयक है तो फिर ज्वाइंट सिटिंग नहीं हो सकती, और अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, संविधान संशोधन के लिए कोई विधेयक है, तो उसमें भी ज्वाइंट सिटिंग नहीं हो सकती। और ज्वाइंट सिटिंग कब कब हुई है उसकी हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है, और वो भी याद रखनी है कि 1961 में डाउरी प्रोहिबिशन बिल, जब दहेज के लिए विधेयक आया था, उसमें ज्वाइंट सिटिंग की गई थी। उसके बाद 1978 में जब भारत में पहली बार केंद्र सरकार में गैर कांग्रेसी सरकार थी, तब बैंकिंग सर्विस कमीशन रिपील बिल लाया गया था 1978 में, तब ज्वाइंट सिटिंग हुई थी। और 2002 में प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, पोटा बिल, आतंकवादी गतिविधियों के लिए यह विधेयक लाया गया था, तो तब ज्वाइंट सिटिंग या संयुक्त अधिवेशन हुआ था। तो ये तीनों इवेंट्स याद रखने हैं, डाउरी प्रोहिबिशन बिल, बैंकिंग सर्विस कमीशन रिपील बिल एंड पोटा बिल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, हु वॉज द 12th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? भारत के 12वें प्रधानमंत्री थे, और 4 ऑप्शन है, चंद्रशेखर, देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल एंड अटल बिहारी वाजपेयी। तो जो ये सवाल है, इस सवाल को करने का एक बेस्ट तरीका है, क्योंकि अभी ये 4 ऑप्शन पूछे गए हैं, और आगे आने वाले वर्षों में हम देखेंगे कि दूसरे प्रधानमंत्री के नाम देके पूछा गया है कि वे कौन से प्रधानमंत्री थे। तो हमें सारे प्रधानमंत्री का क्रम याद होना चाहिए, क्योंकि किसी भी वर्ष किसी भी प्रधानमंत्री का क्रम पूछा जा सकता है, या अब जो नया पैटर्न यूपीपीसीएस ने फॉलो किया है कि वो अरेंज करने को देते हैं कि अर्लीस्ट से लेटर तक, शुरुआत से अंत तक इन चारों को अरेंज करिए कि पहले कौन प्रधानमंत्री रहा या बाद में कौन प्रधानमंत्री रहा। तो इसलिए आपको सभी का क्रम याद होना चाहिए। तो इसमें हम ये देख लेते हैं कि जो देवगौड़ा जी थे, ये हमारे 12th प्राइम मिनिस्टर थे, और ये कब से कब तक रहे थे? ये रहे थे 1996 से 1997 तक। जो अटल बिहारी वाजपेयी थे, ये हमारे 11th प्राइम मिनिस्टर थे, और ये कब रहे थे? ये 1996 से 1996 तक ही रहे थे, और उसके बाद में अटल बिहारी वाजपेयी जी 1998 में फिर से प्रधानमंत्री बनते हैं। वहीं इंद्र कुमार गुजराल कौन से प्रधानमंत्री थे? इंद्र कुमार गुजराल थे हमारे 13वें प्रधानमंत्री, और ये कब से कब तक प्रधानमंत्री रहे थे? ये रहे थे 1997 से 1998 तक। तो 11वें, 12वें, 13वें प्रधानमंत्री का नाम याद हो गया। इसी क्रम में 10वें प्रधानमंत्री कौन थे? 10वें प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव, और वो कब से पीवी नरसिम्हा राव, और ये रहे थे 1991 से 1996 तक। तो ये जो क्रम है 10वां, 11वां, 12वां और 13वां, ये क्रम याद होना चाहिए। और पीवी नरसिम्हा राव जी की एक बहुत फेमस ऑटोबायोग्राफी है,
उसका नाम है द इनसाइडर, और ये ऑटोबायोग्राफी मैंने पढ़ी है, द इनसाइडर। अगर आपको कभी टाइम मिले सिलेक्शन के बाद तो इसको एक बार पढ़िएगा, काफ़ी अच्छी है। कभी मैं बताऊंगा इनसाइडर में उनका एक बहुत फेमस स्टेटमेंट है उसके बारे में। क्या अभी क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो यही चीज़ ऑप्शन में भी, एक्सप्लेनेशन में भी दी हुई है कि 12th थे देवगौड़ा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर 10 में ये पूछा है कि द इम्पोर्टेंस ऑफ केशवानंदा भारती केस लाइज इन द फैक्ट दैट केशवानंदा भारती केस का महत्व इसलिए है कि, तो इसके लिए तो ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, हमें पता है कि 1973 में केशवानंदा भारती केस का जजमेंट आया। और इसकी डेट क्या थी, इसकी डेट थी 24 अप्रैल, ये डेट भी याद रखनी है, 24 अप्रैल 1973 को। केशवानंदा भारती केस का पूरा नाम क्या था, केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। और केशवानंदा भारती केस से क्या आया था, केशवानंदा भारती केस से आया था बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, मूल विशेषताओं को प्रतिपादित किया गया था। तो मूल विशेषता वाला ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी में क्या लिखा है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा है कि द सुप्रीम कोर्ट इनंसिएटेड द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उच्चतम न्यायालय ने संविधान की मूल विशेषताओं को प्रतिपादित किया। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, और यही इसमें लिखा हुआ है। इसके साथ में हमें एक चीज़ और भी याद रखनी है कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है, लेकिन आर्टिकल 368 में, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। तो कौन कौन से बेसिक फीचर हैं, इन बेसिक फीचर्स को याद रखना है। कभी भी ऑप्शंस देके ये पूछा जा सकता है कि बेसिक फीचर्स को छांटिए। तो पहला है सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की सर्वोच्चता। फिर है जुडिशियल रिव्यू, सुप्रीम कोर्ट रिव्यू करता है केंद्र सरकार के किसी भी आदेश को या संसद या किसी भी विधानसभा द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को। सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता एक बेसिक फीचर है। फेडरलिज्म, संघवाद। फिर है डेमोक्रेसी, लोकतंत्र एक बेसिक फीचर है। रूल ऑफ लॉ, कानून का राज, तो ये भी क्या है, एक बेसिक फीचर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये लास्ट क्वेश्चन है जो कि 2005 में पूछा गया था। द कमेटी विच रिकमेंडेड अ 3 टायर पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया वॉज, भारत में त्रिस्तरीय राजतंत्र की सिफारिश कौन सी कमेटी ने की थी। और 4 ऑप्शन है, अशोक मेहता कमेटी, बलवंत राय मेहता कमेटी, GKV राव कमेटी एंड LM सिंघवी कमेटी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा। अच्छा, एक चीज़ और है कि जब भी क्वेश्चन पढ़ा करिए तो पहले पॉज करके खुद आंसर दिया करिए और उसके बाद एक्सप्लेनेशन को सुना करिए, क्योंकि अगर आप गलती करेंगे तो फिर वो गलती याद हो जाती है और एग्ज़ाम टाइम पे ऐसी गलतियां याद आती हैं कि अच्छा मैंने उस टाइम पर ये क्वेश्चन गलत कर दिया था और आज क्वेश्चन देखो ये फिर से आ गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, किसने त्रिस्तरीय राजतंत्र की सिफारिश की थी 3 टायर पंचायती लेवल की। ऑप्शन नंबर बी, बलवंत राय मेहता कमेटी ने। और बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 में रिकमेंडेड 3 टायर पंचायती राज सिस्टम। और वो 3 लेवल कौन कौन से थे, पहला था ग्राम पंचायत, दूसरा था पंचायत समिति, और तीसरा था जो सबसे ऊंचा वाला था वो था जिला परिषद। तो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एंड जिला परिषद। उसके बाद कौन सी कमेटी ने क्या रिकमेंड किया वो भी मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है कि जो अशोक मेहता कमेटी बनी थी इसने रिकमेंड किया था 2 टायर सिस्टम। जो LM सिंघवी कमेटी बनी थी इसने कहा था कि जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं इन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दो या फिर संवैधानिक मान्यता दे दो। और GVK राव एक कमेटी थी, इन्होंने कहा था कि जो पंचायती राज के संस्थान हैं उन्हें और मजबूत बनाना चाहिए। तो ये याद रखना है कि बलवंत राय मेहता कमेटी ने त्रिस्तरीय मतलब 3 टायर, और अशोक मेहता, ये दोनों मेहता लोग थे, बलवंत राय मेहता एंड अशोक मेहता। बलवंत राय मेहता ने 3 टायर और अशोक मेहता ने द्विस्तरीय मतलब 2 टायर। और LM सिंघवी कमेटी एंड GVK राव कमेटी, ये कमेटी भी पंचायती राज से ही जुड़ी हुई हैं, इस इंफॉर्मेशन को भी याद रखना है। तो दोस्तों इस तरह से
हमने 2005 में जितने भी पॉलिटी के क्वेश्चंस पूछे गए थे, शासन एवं राज्य व्यवस्था के सवाल 11 टोटल क्वेश्चंस थे। उन 11 क्वेश्चंस को कॉन्सेप्ट के साथ डिटेल में जो जितने फैक्ट्स जानने एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी थे उन सारे फैक्ट्स को जान के कवर किया। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत सारा वैल्यूएबल कंटेंट यूपी पीसीएस के लिए आने वाला है। एग्ज़ाम अभी 6 मंथ की दूरी पर है, ऑलमोस्ट 6 महीने बाकी हैं और 6 महीने में इतना सारा वैल्यूएबल कंटेंट्स लाना है कि पीसीएस का जो प्रीलिम्स पेपर है वो तो 100% क्वालिफाई होना ही है। तो उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में 2006 के पॉलिटी PYQs के साथ जो कि यूपी पीसीएस में पूछे गए थे। तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। नमस्कार।